अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़ज़ल और आप देख रहे हैं फ़ज़ल टॉक्स। आज हम एक ऐसे मुल्क के बारे में जानेंगे जिसका शुमार एशिया के सबसे मुतनाज़ तरीन मुल्क में होता है, यानी म्यांमार के बारे में। म्यांमार की 3 ऐसी शख्सियत जिनकी वजह से म्यांमार कुछ सालों से सुर्खियों में रहा है। यांग सान सूची, फौजी डिक्टेटर मिंग ऑंग और बुद्धिस्ट मोंग विराथू। बात कुछ यूँ है कि इन तीनों की आपस में इंतहाई दर्जे की दुश्मनी है। आप ये भी कह सकते हैं कि इस वक्त म्यांमार की जो हालत है उसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं यही लोग हैं। पर म्यांमार की तारीख़ में एक ऐसा वक्त भी आया जब ये तीनों एक साथ नज़र आए और इनके एक साथ नज़र आने की वजह मुसलमान थे। तो चलिए आज की वीडियो में म्यांमार में होने वाले तारीख़ी वाक़यात और उसकी इस वक्त जो हालत है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 फरवरी 2021 को म्यांमार में फ़ौज ने आंग सान सूची की हुकूमत, जो अवाम की तरफ से मुंतखब की गई थी, माजूल कर दिया। आंग सान सूची समेत कई सियासी लीडरों को गिरफ्तार कर लिया गया। टीवी चैनल और टेलीकॉम नेटवर्क कुछ देर के लिए बंद कर दिए गए। इंटरनेट स्पीड बहुत ही स्लो कर दी गई। इसके बाद फ़ौजी चैनल की तरफ से ये कहा गया कि फ़ौज ने 1 साल के लिए हुकूमत संभाल ली है। फ़ौज ने आंग सान सूची पर हाल ही में होने वाले इलेक्शन में फ्रॉड करने का इल्ज़ाम लगाते हुए इनकी हुकूमत को माजूल किया। इस इल्ज़ाम को म्यांमार की आवाम के साथ साथ पूरी दुनिया ने गलत साबित किया। इसका नतीजा था कि फ़ौजी बगावत के बाद म्यांमार की आवाम सड़कों पर निकल आई और फ़ौज की इस बगावत पर म्यांमार में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि आंग सान सूची की हुकूमत के ख़िलाफ़ आखिर फ़ौज ने क्यों बगावत की। इसे जानने के लिए हमें म्यांमार के तारीख़ के औराक पलटने होंगे। म्यांमार का पहले नाम बर्मा हुआ करता था, जिसे बाद में बदलकर म्यांमार कर दिया गया। म्यांमार पहले अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था, फिर दूसरी आलमी जंग के दौरान जापान ने इस पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद म्यांमार की एक लोकल फ़ौज यूके और यूएसए के साथ लड़कर जापान से 1948 में आज़ादी हासिल की। 1948 से 1962 तक म्यांमार में जमहूरी हुकूमत कायम रही। 1962 में पहली बार फ़ौजी बगावत हुई। उस वक्त फ़ौज का कहना था कि आपसी लड़ाई की वजह से मुल्क ख़तरे में है और उन्हें हुकूमत का कंट्रोल अपने हाथों में लेना होगा। इसके बाद 50 सालों तक फ़ौजी हुकूमत रही 3 डिक्टेटर के अंदर। ये 50 साल म्यांमार की तारीख़ के सबसे बुरे साल साबित हुए। बाहर के लोगों को म्यांमार से निकाल दिया गया। इन 50 सालों में फ़ौजी हुकूमत ने म्यांमार को पूरी दुनिया से काट कर रख दिया। इसके साथ हुकूमत की पॉलिसी ने आवाम का बचा कुचा दम भी निकाल दिया। म्यांमार पूरी तरह बर्बादी की तरफ कदम बढ़ा रहा था। आवाम हुकूमत से बिल्कुल परेशान थी। आवाम फ़ौजी हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतर आई थी और ऐसे वक्त में एंट्री होती है यांग सान सूची की। यांग सान सूची बेटी थी यांग सान की, जिन्होंने म्यांमार की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा जद्दोजहद किए थे, जिसकी वजह से उन्हें म्यांमार में फादर ऑफ द नेशन का दर्जा दिया जाता है। यांग सान सूची उस वक्त म्यांमार में मौजूद नहीं थी जब फ़ौजी हुकूमत चल रही थी। असल में यांग सान सूची अपने मुल्क से बाहर जाकर पढ़ाई की और फिर यूके के एक शहरी के साथ शादी करके वहीं रहने लगी। लेकिन जब म्यांमार की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तब म्यांमार के लोगों ने यांग सान सूची को डिक्टेटर हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्हें लीड करने को कहा, जिसके बाद उन्होंने एक पार्टी NLD की बुनियाद रखी। इस पार्टी का मकसद था कि डिक्टेटरशिप को ख़त्म किया जाए और फिर से म्यांमार में जमहूरी हुकूमत लाई जाए। जब फ़ौज को अपनी हुकूमत खतरे में लगी तो उन्होंने यांग सान सूची को नज़रबंद कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अवाम अब पूरी तरह मिलिट्री डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ हो गई थी। अवाम के दबाव के बाद फ़ौजी हुकूमत ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हामी भर ली। 1990 में इलेक्शन हुए और ये इलेक्शन यांग सान सूची की पार्टी NLD जीत गई, लेकिन फ़ौज ने इलेक्शन के ये नताइज मानने से इनकार कर दिया और यांग सान सूची को फिर से गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया गया। कहा जाता है फ़ौज ने इलेक्शन इसलिए करवाए थे कि उन्हें उम्मीद थी कि वो आसानी से इलेक्शन जीत जाएंगे, मगर नतीजा उनके ख़िलाफ़ आया, इसलिए उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। खैर, मामला जो भी हो, इलेक्शन के बाद भी म्यांमार की किस्मत नहीं बदली। अगले 20 साल फिर से म्यांमार फ़ौजी हुकूमत के अंदर ही रहा। इन 20 सालों में जहां म्यांमार की आवाम अपने मुल्क से फ़ौजी हुकूमत ख़त्म करना चाहती थी, तो वहीं म्यांमार में एक शख्स था जो म्यांमार में फ़ौजी हुकूमत के बजाय मुसलमानों को ख़त्म करना चाहता था, और इस शख्स को दुनिया विराथू के नाम से जानती है।
म्यांमार में बुद्ध मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। गौतम बुद्ध जिन्होंने दुनिया को अदम तशद्दुद, अहिंसा का पैगाम दिया, उनको मानने वालों को बुद्धिस्ट कहा जाता है। इन्हीं बुद्धिस्ट मॉन्क्स में एक शख्स था विराथू। ये शख्स गौतम बुद्ध के नज़रियात के बिल्कुल खिलाफ म्यांमार से मुसलमानों को ख़त्म करना चाहता था। विराथू का नारा था कि सेव म्यांमार, इसका मतलब है म्यांमार को मुसलमानों से बचाओ। इनका कहना था म्यांमार को मुसलमानों की बढ़ती आबादी से खतरा है, मुसलमान माहौल के लिए खतरा है। उन्होंने इस सोच के साथ एक तहरीक का आगाज़ किया। दुनिया के कुछ सलाहकार कहते हैं कि इस तहरीक का मकसद म्यांमार में नफरत फैलाना था। इस तहरीक के तहत मुसलमानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया। म्यांमार में मुसलमानों का बिल्कुल बाइकआउट कर दिया गया। इस तहरीक के जरिए मुसलमानों पर पाबंदी लगाने की भी मांग की जाने लगी। इस तहरीक के नतीजे में दंगे भड़क उठे, जिसमें 10 मुसलमानों की मौत हो गई। इसके बाद विराथू को 25 साल कैद की सज़ा हुई, लेकिन उन्हें 8 साल बाद 2012 में माफ़ी मिल जाती है और वो रिहा कर दिए जाते हैं। जो काम जेल जाने से पहले रह गए थे, उसे विराथू ने जेल से रिहा होने के बाद पूरा कर दिया और इस काम को रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म की सूरत में दुनिया ने देखा। दूसरी तरफ म्यांमार की आवाम हुकूमत से भी तंग थी। बिलाखिर हुकूमत के खिलाफ 20 साल जद्दोजहद के बाद 2010 में फिर से म्यांमार में इलेक्शन हुए। इन इलेक्शन में फ़ौज की तरफ से बनाई गई पार्टी जीत गई। अब आप कहेंगे कि पहले भी तो इन्हीं की हुकूमत थी, तो फिर अवाम की इतनी मुखालिफत के बाद फ़ौज फिर से कैसे जीत गई? तो दरअसल बात यह है कि यांग सांग सूची की पार्टी NLD इस इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ली थी, क्योंकि 2010 में इलेक्शन से पहले फ़ौज ने कुछ ऐसे कानून बनाए थे जिसकी मुखालिफत करते हुए NLD ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। इसके बाद 2015 में पूरी तरह फ्री एंड फेयर इलेक्शन किया गया, जिसमें यांग सांग सूची की पार्टी NLD जीत गई और इस तरह म्यांमार में फिर से जमहूरियत का क़याम अमल में आया। यांग सांग सूची ने म्यांमार में जमहूरियत लाने के लिए जो जद्दोजहद की थी, उसे देखते हुए दुनिया ने उन्हें नोबल इनाम से नवाजा। लेकिन इसके 2 साल बाद ही यांग सांग सूची का असल चेहरा दुनिया के सामने आ गया। 2017 को म्यांमार में फ़ौज की तरफ से मुसलमानों पर किए जाने वाले जुल्म को कौन भूल सकता है? कुछ लोगों का मानना है कि मुसलमानों पर जुल्म फ़ौज ने किया, ना कि यांग सांग सूची ने, पर यह बात सरासर गलत है। जब इनको UN में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म के सबूत दिखाए गए तो उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया और तो और उन्होंने इस जुल्म पर फ़ौज का दिफा भी किया। और आपको कमाल की बात बता दूं कि म्यांमार की तारीख में सिर्फ एक बार ही हुआ है जब यांग सांग सूची और फ़ौज ने अपने बीच लड़ाई को साइड में रखते हुए अपने दामन में लगे मुसलमानों के खून मिलकर साफ किए। ये वही यांग सांग सूची थी जिन्होंने फ़ौजी हुकूमत के खिलाफ इतनी जद्दोजहद की कि उन्हें दुनिया ने नोबल इनाम से भी नवाजा। और वहीं फ़ौज ने भी यांग सांग सूची को 20 साल कैद रखा, लेकिन जब मुसलमानों की बात आई तो बिला झिझक दोनों ने हाथ मिला लिया। विराथू ने मुसलमानों के खिलाफ म्यांमार के लोगों को उकसाया और फ़ौज ने इस काम को अंजाम तक पहुंचाया और यांग सांग सूची ने इस काम का दिफा किया। इस तरह म्यांमार की तारीख में ये तीनों शख्स पहली बार एक हुए और वजह थे मुसलमान। रोहिंग्या क्राइसिस के बाद पूरी दुनिया में यांग सांग सूची की इमेज तो ख़राब हो गई, लेकिन म्यांमार की आवाम में नहीं, क्योंकि म्यांमार की आवाम भी तो यही चाहती थी ना, जिसका नतीजा था कि 2020 में होने वाले इलेक्शन में फिर से यांग सांग सूची जीत गई। लेकिन ये हुकूमत सिर्फ 1 साल चली और 1 फरवरी 2021 को फ़ौज ने इनकी इस हुकूमत को माज़ूल कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि फ़ौजी बगावत इसलिए की गई कि 2020 के इलेक्शन में फ़ौज को लगा था कि यांग सांग सूची की इमेज ख़राब है और वो इलेक्शन हार जाएंगी, लेकिन फैसला फ़ौज की तवक्कुआत के ख़िलाफ़ आया, इसलिए फ़ौज ने ये बगावत कर दी। अब मामला जो भी हो, मगर म्यांमार की हालत बहुत बुरी है। आजकल म्यांमार के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि पूरा म्यांमार जंग का मैदान बन गया है। पहले जो आवाम सिर्फ प्रोटेस्ट करती थी, अब वो फ़ौज के ख़िलाफ़ हथियार उठा ली है। आवाम का कहना है कि पहले हम प्रोटेस्ट करते थे तो फ़ौज हम पर हमला करती थी, जिससे हम में से बहुत से लोगों की जानें चली जाती थी। अब क्यों ना हम भी गोलियों का जवाब गोलियों से दें।
कुछ लोगों का मानना है कि दूसरे मुल्कों को म्यांमार की आवाम को हथियार देने चाहिए ताकि वो फ़ौज से लड़ सके। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये तरीका गलत है या सही है, पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये लोग कहाँ थे जब म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म हो रहे थे। आखिर में आपसे एक सवाल है जिसका जवाब आप कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि म्यांमार की वो आवाम जो अपनी आज़ादी के लिए हथियार उठा ली है, क्या वो आतंकवादी है? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि फ़लस्तीन की तरफ से जब हमास ने अपनी आज़ादी के लिए हथियार उठाए थे तो दुनिया ने उसे आतंकवादी करार दिया था। ये तो रही म्यांमार की तारीख और हाल। अब देखना है म्यांमार में मुस्तकबिल में और क्या क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब दीजिए हमें इजाज़त और अपना ख्याल रखिए।